बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एनडीए खेमे में तो एंट्री कर ली है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम लेती नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां नीतीश कुमार तमाम मंत्रालयों को लेकर घिरे हुए हैं, तमाम सहयोगी दल अब नीतीश कुमार की सरकार में और ज्यादा मंत्रालय लेना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर बनाई जाने वाली टाइमिंग को लेकर भी नीतीश कुमार और उच्च अधिकारियों के बीच असमंजस का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इस नई सरकार में एक मंत्री पद से भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 विधायकों वाले जीतन राम मांझी का मानना है कि बिहार में आने वाले वक्त में उन्हें और ज्यादा कुछ राजनीतिक ताकत की जरूरत है। यानी कि साफ तौर पर नीतीश कुमार को यदि सरकार चलानी है तो उसमें जीतन राम मांझी का भी बड़ा योगदान रहना चाहिए। पिछले दिनों एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि बिहार का जो अगला सीएम होगा वो मांझी की संतान होगा। यानी कि जीतन राम मांझी की नजरें एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। देश की हकीकत हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज चर्चा करेंगे कि क्या जीतन राम मांझी जो 2015 से पहले एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं, आगामी वक्त में क्या फिर से उनकी नजरें टिकी हुई है सीएम की कुर्सी पर, या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल करते नजर आ सकते हैं जीतन राम मांझी? देखिए बिल्कुल, और दिनेश जी आपने शुरुआत में जो बात कही कि नीतीश कुमार के जो सहयोगी दल हैं, खासकर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उनके जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, वो लगातार जिस तरह का रुख दिखा रहे हैं वो अपने आप में ये बताता है कि सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। आप देखिए कि शुरुआत से जब से सरकार बनी है तब से इसको लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आती है, तमाम तरह की अटकलेबाजी होती है कि जो ये गठबंधन बना है ये व्यवहारिक नहीं है, जबरदस्ती का गठबंधन है, और जिस तरह से गठबंधन बना है उसकी जो गांठें हैं वो कह सकते हैं कि बहुत जल्दी खुलने वाली हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी से लेकर तमाम ऐसे कह सकते हैं एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं जो लगातार नीतीश सरकार को कटघरे के घेरे में खड़ा करती है। आप देखिए के पाठक जिस तरह से अपना रुख दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री सदन से ऐलान करते हैं कि भाई 10 बजे से स्कूल 4 बजे तक होगा, लेकिन के पाठक कहते नहीं, स्कूल 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। तो आप देखिए एक मुख्यमंत्री के आदेश को किस तरह से उनके अधिकारी ठुकरा रहे हैं, और जब आरजेडी इसके ऊपर बात करती है तो नीतीश कुमार कहते हैं बहुत ईमानदार है। वहीं आज उनके जो सहयोगी दल हैं उस उपेंद्र कुशवाहा वो भी ये बात कहते हैं कि ऐसे अकड़ वाले अधिकारी को निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए। तो आप देखिए कि सिर्फ सहयोगी दल नहीं बल्कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने फैसलों की वजह से भी खासे घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी अभी तक इस पर खामोश है, कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप देखिए कि के पाठक का मुद्दा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बनने वाला है। इसको लेकर सरकार के अंदर खींचातान अब शुरू हो गई। आपने जिक्र किया मांझी का, जाहिर बात है कि वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार ने खुद उनको मुख्यमंत्री बनवाया, उसके बाद उनको हटा भी दिया, ये अलग बात है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि चलिए आपने अगर मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनवाया तो मैं भी एहसान कर रहा हूं आपके ऊपर कि मैंने भी आपको जो एक और बार मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो हिसाब अब बराबर हो गया। आप देखिए कि क्या कहना चाहते हैं वो, ये समझिए आप, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि उनका बेटा या उनकी संतान जो है बिहार का अगले मुख्यमंत्री होने वाला, तो आप ये समझ के चलिए कि नीतीश कुमार की का जो पत्ता है यहाँ से वो कटता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में क्या वाकई मांझी कोई बड़ा गेम यहाँ पे करने वाले? उन्होंने रिकॉर्डेड ये बात कही है कि अगर मेरे पास 15 से 20 विधायक आ जाते हैं तो तमाम सारे बदलाव बिहार के अंदर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार से भी अब कोई सीएम बनना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे संतोष जो हैं वो अभी सरकार में मंत्री है, लेकिन उससे भी वो खुश नहीं है कि हमें क्या मंत्रालय दे देते हैं आप हर बार, एससी एसटी का मंत्रालय महकमा उठाकर दे देते हैं, हमें कोई बड़ा और अहम जो है ओहदा संभालने का मौका दीजिए। तो दिनेश जी अभी कई सारी चीजें इसमें लगातार फंसती हुई नजर आ रही है, जिसमें नीतीश कुमार, उनकी सरकार, सहयोगी जितने उनके दल हैं वो लगातार यहाँ पे उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जीतन राम मांझी लगातार सरकार बनने से पहले ही तमाम जो मांगे हैं वो सामने रखते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दबाव में नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी के सामने। लेकिन यहाँ पर अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे का किस तरीके से लुत्फ उठाते हैं। अगला सवाल ये रहेगा अमन जी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी ने यह कहा था कि अगला सीएम हमारा होगा, नीतीश कुमार को इसी शर्त पर शामिल किया गया है। क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छिटकती नजर आ रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को झटका देने वाली? देखिए अभी तो उससे पहले इलेक्शन होना बाकी है, उसमें कौन सी पार्टी बहुमत
समझ में आएगी। किस तरह से पूरा सिनेरियो क्रिएट होगा इसके बारे में अभी बहुत कुछ कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, आपने उस संभावनाओं के तौर पर कहा है और बीजेपी ने जो ये बात कही थी कि बीजेपी का स्टैंड भी बहुत क्लियर नजर नहीं आता। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले थे, सरकार बनने वाली थी, उस समय भी सम्राट चौधरी जो इस समय उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि अब अगर सरकार बनी तो उसका मुख्यमंत्री हमारी तरफ से होगा। लाख उन्होंने हाथ पांव मारे, दिल्ली तक के चक्कर लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा फिर बन जाते हैं, नवी बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। तो ऐसे में बीजेपी अभी सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, अपने ही चुने हुए मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनवा देते हैं। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो समझ से परे है, क्योंकि सत्ता में रहना मेरे ख्याल से उनकी अब आदत बन गई है। उनको लगता है कि अगर सत्ता से हम बाहर हैं तो हमारे साथ कोई बहुत बड़ा ये खेल हो रहा है, हमें सत्ता में आना ही है, चाहे विधायक तोड़कर आना है या कुछ भी करना है, लेकिन कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाकर हमें सत्ता में बैठना। आपने देखा बिहार में अच्छी भली सरकार चल रही थी जेडीयू आरजेडी की, लेकिन बीजेपी ने वहां पर बड़ा खेल करते हुए अपने आप को शामिल कर लिया, आरजेडी को बाहर कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश कुमार ही बनते। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि क्या वाकई बिहार में अब बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जनसंपर्क के लिए निकले, जन विश्वास यात्रा के जरिए जो तेजस्वी, आप उनमें हुजूम देखिए किस तरह लोग उनको जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी अब आने वाले दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि उससे भी पहले लोकसभा चुनाव है। वहां पर क्या बीजेपी कोई मैजिक क्रिएट करती हुई नजर आई, क्योंकि अब उनके सहयोगी दल भी उनसे नाराज है। मांझी की अपनी अलग कहानी है, चिराग पासवान लगातार तेजस्वी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं, मुकेश सहनी भी अलग राग में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी लगातार फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। अमन जी, जिस तरीके से आपने यहाँ जिक्र किया तमाम बिहार के उन दिग्गज नेताओं को, एक और नाम में जोड़ना चाहूंगा, ललन सिंह का। ललन सिंह यहाँ पर सरकार में सक्रिय भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ कोई खास जुगलबंदी नजर नहीं आ रही है। क्या नीतीश यहाँ पर ललन सिंह आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार से किनारा कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और वर्तमान में इस सरकार में भी वो कुछ खास कार्यक्रमों में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? जाहिर बात है दिनेश जी, आपने देखा भी होगा कि जब भी उनसे इस्तीफे के बारे में पूछा जाता है, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि पार्टी ने कहा और मैंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, पार्टी ने क्यों कहा होगा ये भी समझने की जरूरत है कि क्या वाकई उनसे जिम्मेदारी नहीं संभल पा रही थी, क्या वाकई वो तेजस्वी के बहुत करीब हो गए थे इसलिए ये सब होना पड़ा, और क्या नीतीश कुमार को ये डर था कि ललन सिंह जो है पार्टी को तोड़ सकते हैं अगर अध्यक्ष पद पर रहते हैं, इसलिए उनको हटाया गया। तो कई तरह के सवाल निकलकर सामने आए, लेकिन जवाब अभी तक भी किसी का सामने नहीं आया। ऐसे में ललन सिंह हो सकता है किसी बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ते हुए नजर आ जाए, क्योंकि जिस तरह से उनका अभी खामोशी है, इक्का दुक्का मौके पर जरूर बोले हैं, लेकिन वो भी कोई ऐसी बात नहीं बोले जिससे ये कहा जाए कि वाकई वो पार्टी को लेकर बहुत सीरियस है, पार्टी की गतिविधियों में उनको जो है शामिल नहीं किया जा रहा, फिर भी वो पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन जब भी ऐसा मौका पड़ा तो वो दूर जाते हुए तुरंत नजर आएंगे, क्योंकि लगातार उनको इग्नोर किया गया है, अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया है। और ऐसे में ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इस बार उनको जो है लोकसभा का टिकट भी ना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो शायद मुझे लगता है ललन सिंह इसी के लिए रुके होंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ा गेम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, लगातार सुन भी रहे हैं और लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं कि तेजस्वी के साथ में उनकी जो संबंध है, ताल्लुकात हैं, वो बहुत घनिष्ठ है। तो ऐसे में वो कोई बड़ा स्टेप यहाँ पर उठाते हुए नजर आ सकते हैं और लोकसभा में बीजेपी के लिए ये मुश्किलों का सबब बन सकता है। अगर ललन सिंह जो है आरजेडी खेमे से मिल जाते हैं, मांझी अलग हट जाते हैं, तेजस्वी के साथ में जो चिराग पासवान उनका रुख जो नजर आता है, अगर वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, तो ऐसे में बिहार के अंदर जो बीजेपी बहुत उत्साहित थी कि यहाँ पे हम वो जो है एक बार फिर 40 सीटें जीतेंगे, उनके लिए ये जो सपना है 40 सीटें जीतने का, फिर ये दूर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ललन सिंह की अहम भूमिका होने वाली है बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में। और यहाँ पर अब देखना होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी जो ये चौतरफा एक घेराबंदी हो रही है, इसको रोकने में, तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं, और क्या इस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसते हुए अब नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।